तारीख में आरएसएस भाजपा के पास, मैं दावे के साथ में कहता हूं, देश के बड़े राजनेताओं की, समझ लो पहले, संदिग्ध सीढ़ियां उनकी मुट्ठी में कैद हैं। उसमें शुभेंदु हो सकता है, और मैं कहता हूं जजों की भी है, वकीलों के, पत्रकारों की भी है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी सीढ़ियां हैं। इस बात को आप मान करके चलिए। का बड़ा सवाल है, क्योंकि चिन्मयानंद जो विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए अगुवाई करने वाले थे, उनकी नग्न वीडियो बाजार में सब उजागर हो रही है। आपने, हमने सब लोगों ने देखा है, 1400 करोड़ रुपए के चिन्मयानंद जैसे लोगों की नग्न देह पर मालिश करवाने में खत्म हो गई। कि जैसे शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनको किसानों की फिक्र नहीं है क्या? नहीं, ये कैसे है? देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी, जो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है उनके दिल में किसानों के प्रति बहुत जगह हो, लेकिन आरएसएस के संघ परिवार के पास हमारे देश के राजनेता, नौकरशाह, बड़े वकील, पत्रकार और जजों तक के भी, और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनकी सीढ़ियां हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, राम मंदिर के निर्माण के अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद की एक सीढ़ी बाजार में आई थी, आपने देखा है ना? तो ऐसी सीढ़ियां आरएसएस के संघ परिवार के पास है, और जिनकी सीढ़ी वो बाजार में खुला करने की धमकी देते, क्या शुभेंदु अधिकारी, और क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज, और क्या पत्रकार, और क्या वकील, और क्या वो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, जो उनकी सीढ़ी में कैद है, उनकी मुट्ठी में कैद है, उसे संघ परिवार के इशारे पर काम करना पड़ता है। मैं जानता हूं शुभेंदु वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां का मतदाता किसान है, और किसान उसकी जमानत जब्त करने वाले गारंटी में दे सकता है। लेकिन वहाँ से जो शुभेंदु अधिकारी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उनके उस आधार पे तो वोट उनको मिल सकता है ना? नहीं, जो आपका अच्छा काम करना एक अलग बात है, लेकिन अभी जब पूरे भारत में हमारे देश के खेत, खाद्यान्न और खलियान को बचाने के लिए किसान कुर्बानियां दे रहे हो, जुलाई से हमारे किसान लड़ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को भली भांति जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ सकता है भाजपा में जाकर के, लेकिन किसान और खेती हर मजदूरों को, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को जानता हूं, वो किसी भी कीमत पे हमारे देश के खाद्यान्न और खेत खलियान को बचाने के लिए अन्नदाता के पक्ष में वोट देने वाला है, और जो कोई भी भाजपा की गोद में जाएगा उसकी जमानत जब्त कराने वाला ये किसान तय कर चुके हैं। वहाँ तो जय श्री राम के नारे पर लगाने पर पाबंदी है। देखिए, आप पहले आप थोड़ा शुद्ध कीजिए। जिन्होंने अपनी लुगाइयां त्याग रखी हैं, जिनमें महिलाओं के लिए कोई सम्मान और स्थान नहीं है, वो लोग जोर से जय श्री राम बोलते हैं। हम भारत के नागरिक हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं। सिया के बगैर राम अधूरा है, पर इन पापियों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है। हम तो जय सिया राम बोलने वाले लोग हैं, पश्चिम बंगाल में भी जय सिया राम बोलने वाले लोग हैं। ये श्री राम बोल करके राम के साथ से सिया को अलग करने का षड्यंत्र है एक। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे भगवान सिया राम की बात हम करें तो राम जी के साथ में तो बंदर, भालू और गिद्ध भी था। गिद्ध समझते हैं? अगर कल की तारीख में मोहन भागवत, अगर मुखिया, भाजपा आरएसएस का परिवार का मुखिया, उनका देहांत हो जाए आयु पूरी होने पर और जलाया न जाए, तो गिद्ध आकर खा जाएंगे नोच करके। मांसाहारी गिद्ध भी राम के साथ था, तो जिसने अपने साथ बंदर, भालू और गिद्ध को रखा हो, ऐसे सिया राम का नाम लेकर के दंगा करने वाले लोगों की जुबान पर सिया नहीं आती है। जिसने बिना किसी वजह के अपनी पत्नी का त्याग कर दिया हो, वो जानबूझकर षड्यंत्र के तहत, मैं फिर कहना चाहता हूं, आरएसएस संघ परिवार में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। 100 साल हो गए, एक भी महिला आज तक संघ की मुखिया नहीं बनी है। न संघ के लिए संघ में स्थान है और न उनके प्रति सम्मान है। इसीलिए जानबूझ करके हमारे प्रभु राम के साथ से सिया को अलग करके श्री राम कहा जाता है, इसका हम भर्त्सना करते हैं। इतने भारी आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद भी, बंगाल में महापंचायतों के बाद भी टिकैत साहब वहाँ पे जाते भी रहे हैं, उसके बाद भी कुछ अधिकारी दूसरी पार्टी नेता पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्या मंत्रियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, आपने देखिए दिल्ली में एक तथाकथित नेता था रोमेश शर्मा। उस जमाने बड़ी सीढ़ी होती थी, तो उसके पास सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक और नौकरशाह से लेकर, असभ्य बात मैं बोलूं तो नेताओं से लेकर उनके परिवारों की भी नंगी सीढ़ियां उसके पास थी, रोमेश शर्मा के पास। तब तो तकनीकी बहुत बड़ी मुश्किल था। आज की तारीख में आरएसएस भाजपा के पास, मैं दावे के साथ में कहता हूं, देश के बड़े राजनेताओं की, समझ लो पहले, संदिग्ध सीढ़ियां उनकी मुट्ठी में कैद हैं। उसमें शुभेंदु हो सकता है, और मैं कहता हूं जजों की भी है, वकीलों के, पत्रकारों की भी है,
और बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी सीढ़ियां हैं। इस बात को आप मान करके चलिए। सीढ़ियों को मुट्ठी में कैद करके ब्लैकमेलिंग संघ परिवार करता है, जो विचारधारा के बावजूद भी जानबूझ करके लोग तब पाला बदलते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने सिया राम की बात की, लेकिन श्री राम पे हिंदुस्तान में वोट पड़ता है, ये कहाँ पड़ा है श्री राम के नाम पे? आ रहा है सिया राम। नहीं, देखिए एक बात थोड़ा सुनिए। आपने जो कहा कि मंदिर के नाम पर बिल्कुल मैं मानता हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के नाम पर श्री राम और राम मंदिर का अलग मामला है। मंदिर के नाम पर इन्होंने 1400 करोड़ रुपए खर्च किया था। वो पैसा कहां चला गया, ये आपका बड़ा सवाल है। क्योंकि चिन्मयानंद जो विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए अगुवाई करने वाले थे, उनकी नग्न वीडियो बाजार में सब उजागर हो रही है। हमने सब लोगों ने देखा है। 1400 करोड़ रुपए क्या चिन्मयानंद जैसे लोगों की नग्न देह पर मालिश करवाने में खत्म हो गई? ये सवाल भी मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि जो आपने कहा, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से नग्न हो करके कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों से नग्न देह पर मालिश करवा करके, और फिर अगर बेटी आवाज उठाए तो बेटी को जेल भिजवा देना, और अगर बेटी जेल चली जाए तो जेल से छुड़ाने के लिए पहले अपने को निर्दोष सिद्ध कराना। और अभी आपने देखा हाथरस में भी आपने देखा है। मतलब बहुत विचित्र स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इनके राम राज का भी आपको देखना पड़ेगा। हाथरस में पहले एक बेटी की जुबान काटी गई, कमर की हड्डी तोड़ी गई, गैंगरेप किया गया, और अब दूसरी बेटी जो पीड़िता थी उसकी शिकायत पर अपराधी को जेल होती है, और अपराधी बाहर छूट करके आता है, पीड़िता के बाप को एक नहीं 10 गोलियों को भून देता है। पहली बार देश में जी, कई सालों से हो रहे हैं। जी। सोनार बांग्ला पे क्या कहेंगे? देखिए, सोनार बांग्ला सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। जैसे आपने कहा, हमारे देश में मोदी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, और क्या कह रहे हैं, जो युवा हैं उनको आत्मविश्वास वाले कैसे बनोगे? अरे आत्मविश्वास कायम करने के लिए 11 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो हमारे देश के युवाओं में आत्मविश्वास कायम होगा। और हमारे देश में 11 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले, और हमारे देश के ये 3 काले कानून खेती को छीनने, खेत खलिहान को छीनने वाले, ये खत्म हो, और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बने, तो मुझे लगता है कि यह हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम हो सकता है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जुबान चला करके 15 लाख रुपए देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का, ठीक उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात करने का, और उसी तरीके से वो कह रहे हैं सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं। जी, क्या आपको लगता है बंगाल में मोदी का जादू चलेगा? बिल्कुल। कौन सा जादू चलेगा? आप मुझे बताइए, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से विदाई हुई कि नहीं हुई? और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए, खाली पद, वहां बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 3.5 लाख है बिहार का, जहां भाजपा गठबंधन की सरकार है, 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं। और पश्चिम बंगाल में जो 3 दशक ने 4 दशक से ज्यादा भाजपा, घोर भाजपा संघ परिवार विरोधी राज्य है, वहां सिर्फ 66,000 रिक्त वैकेंसियां हैं। ये सोचना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के नागरिकों को कि पश्चिम बंगाल को रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश बनाओगे तो 4 लाख लोगों को वहां रोजगार नहीं मिल रहा है, खाली पद पड़े हुए हैं। और गठबंधन अगर पढ़ाओगे भाजपा का तो बिहार में 3.5 लाख पद खाली पड़े, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूं, जो आपने कहा पश्चिम बंगाल में पढ़ा लिखा तबका है, मैं पश्चिम बंगाल को तब से जानता हूं, अगर पैर में टूटी चप्पल होती थी, 1.5 रुपए का अखबार रखता था बंगाल का आदमी, पढ़ता है देश और दुनिया को, शिक्षित व्यक्ति है। इसलिए मैं ये मानता हूं, मुझे यकीन है पश्चिम बंगाल के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को नहीं लेकर जाएंगे, यह गारंटी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हार गई तो आंदोलन की जीत और जीत गई तो ईवीएम खराब? नहीं, एक पहली बात आप समझ लीजिएगा, मैं फिर दोबारा से कहना चाह रहा हूं आपसे, किसी भी तरीके के षड्यंत्र से भारतीय जनता पार्टी को अगर जिताने की आप बात कर रहे हैं, अगर वहां पत्रकार सबके मुंह पे कैमरा लगा दें बोलने के लिए, मैं जानता हूं उड़ीसा, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संघ परिवार के कार्यकर्ता डेरा डाल करके वहां रैलियां सफल कर रहे हैं। और बाकी जो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो लेफ्ट का गठबंधन हो, मैं दावे के साथ मैं कहता हूं वो स्थानीय स्तर के लोग हैं। ये अंतर भी आपको देखना पड़ेगा, इनकी भाड़े की भीड़ है और उनकी वोटर की भीड़ है, ये अंतर भी आपको समझना चाहिए। जी।